कमला हर सुबह अपना एक छोटा सा ब्रेड ऑमलेट का ठेला लगाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई ग्राहक ठेले पर नहीं आता और बेचारी कमला खुद से कहती है, भगवान अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगी। आज तो ग्राहक आए ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगी। घर में एक कुंवारी बेटी है, उसको देखूंगी कैसे। अभी उसके हाथ भी तो पीले करने हैं मुझे। हताश परेशान कमला काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। जिसके बाद बेचारी कमला अपना ठेला लेकर घर की ओर चल देती है। जहाँ पहुँचते ही कमला की बेटी रेखा उससे बोलती है, क्या हो गया माँ, आज आप इतना ज्यादा परेशान क्यों है? होना क्या है बेटा, सारा दिन इंतजार करते बीत गया, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है माँ, आज नहीं आया तो कल तो आ ही जाएगा ना। चिंता ही तो चिंता है जीवन में बेटा, उसके अलावा और है ही क्या। अब ब्रेड ऑमलेट के अलावा और कुछ हम दोनों बेच भी नहीं सकते। कोई और ठेला लगाने के लिए अधिक पैसा चाहिए, जो है ही नहीं। ऊपर से तेरी शादी की चिंता अलग से सताती है। चिंता क्यों करती हो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात मेरी शादी की, तो जहाँ लिखा होगा ना वहाँ बिना पैसों की भी हो जाएगी। काश ऐसा हो जाता बेटा, लेकिन पैसों के बिना आजकल दुनिया में कोई पानी तक नहीं देता। अब बस नहीं करो माँ, और कितना सोचोगी। मैंने खाना बनाया है, हम दोनों खाना खाते हैं। रेखा जैसे तैसे अपनी माँ को समझाकर उन्हें खाने के लिए बैठा देती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। थकी हुई कमला तो गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन रेखा को अभी भी अपनी माँ की चिंता भरी आंखें देखकर नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही रेखा अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि माँ की चिंता घट जाए और हमारा ब्रेड ऑमलेट का ठेला वास्तव में नहीं चल रहा है। माँ का चिंता करना भी जायज है। आजकल बाजार में इतनी तरह के व्यंजन आ गए हैं कि लोग ब्रेड ऑमलेट की तरफ कम ही आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ग्राहक ठेले की तरफ आकर्षित हो और ब्रेड ऑमलेट फिर से खाने लगे। रेखा रात भर सोचती रहती है, लेकिन उसे कुछ उपाय नहीं मिलता। अगले दिन वो रोज की तरह जब कमला ब्रेड ऑमलेट का ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंचती है और रेखा अपनी दोस्त मंजू से मिलने उसके घर जाती है, और जहां पर रेखा मंजू को अपनी सारी बात बताती है, जिस पर मंजू उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाती हुई बोलती है, ये देख रेखा, इसमें कितने अलग अलग तरह से ब्रेड ऑमलेट बना रहे हैं, तो तू ऐसा कुछ क्यों नहीं अपनाती है? ये ब्रेड ऑमलेट तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है और बन भी बहुत जल्दी गया है। अरे ऐसी और भी बहुत सारी तकनीक है जिसे देख देख कर तू तरह तरह के ब्रेड ऑमलेट बना सकती है। तू सच कह रही है क्या मंजू? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ। एक काम कर, तू हर दिन मेरे घर पर आकर ब्रेड ऑमलेट की नई नई रेसिपीज को देखकर उन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना और फिर अपनी माँ के साथ ठेले पर बनाना शुरू कर दे। फिर तुम्हारा ठेला भी बहुत अच्छा चलने लगेगा। ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। कुछ देर और बातचीत के बाद वो वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से रेखा हर दिन मंजू के पास जाकर फोन में वीडियोस देखकर अलग अलग तरीके की ब्रेड ऑमलेट बनाने की रेसिपी सीखती है और अपनी कॉपी में लिखती है। जिसके बाद मंजू उसे मदद के तौर पर कुछ पैसे भी देती है, जिससे वो ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए कुछ नया सामान भी खरीद सके। अपने हाथों में काफी सारा सामान लिए हुए रेखा अपनी माँ कमला के ठेले पर पहुँचती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ आज से मैं भी आपकी मदद किया करूँगी। लेकिन बेटा मैंने तो तुझे मना किया है ना, फिर तू यहाँ पर क्यों आई है? क्यों माँ, मैं नहीं आ सकती क्या यहाँ? ये हमारा ठेला है ना, हमारी रोजी रोटी है, फिर मेरा यहाँ पर आना क्यों मना है? बेटा जवान लड़की ऐसे ठेले पर काम करती अच्छी नहीं लगती। माँ ये दुनिया की सोच है, दुनिया की सोच के साथ चलेंगे ना तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर बेटा फिर भी। पर कुछ नहीं माँ, आज से मैं भी आपके साथ ब्रेड ऑमलेट बनाऊंगी, बस बात खत्म। अच्छा ठीक है, लेकिन तू ये सामान कहाँ से लेकर आई है और किस लिए लेकर आई है? माँ इसमें कई तरीके की नई चीजें हैं जिससे हम ब्रेड ऑमलेट बनाया करेंगे। आज तक आप सिर्फ एक ही तरीके का सादा ब्रेड ऑमलेट बना रही थी, लेकिन अब मैंने कई नई तरीके की ब्रेड ऑमलेट बनाने सीखे हैं, इसलिए अब से हम अपनी ठेले पर ये सब बनाया करेंगे। बेटा यहाँ पुराना ब्रेड ऑमलेट तो लोग खा नहीं रहे और तू नया बनाने की बात कर रही है। माँ जब तक कुछ नया आएगा नहीं तब तक लोग उसे चखेंगे कैसे? और वैसे भी काम को अगर आगे बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो तरकीब लगानी ही होगी ना। ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है इससे फायदा होगा तो तू ये काम करके देख ले, मैं तेरे साथ।
कमला की बात सुनकर रेखा खुश हो जाती है और गरीब ऑमलेट वाली कमला के ठेले पर उसकी बेटी उसका बराबर का हाथ बटाने लगती है। रेखा यूट्यूब से देखकर वीडियो से सीखकर अब साधारण ब्रेड ऑमलेट की जगह चीज ब्रेड ऑमलेट, चीज टमाटो ऑमलेट, ऑमलेट पिज्जा, ऑमलेट ब्रेड पिज्जा आदि जैसी कई ऑमलेट की डिशेस बनाना शुरू करती है, जो ग्राहकों को काफी पसंद भी आने लगती है। अब सुबह से लेकर शाम तक गरीब कमला के ठेले पर काफी ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता है। इसी बीच एक दिन कमला अपनी बेटी से बोलती है, अरे वाह बेटा, तेरी छोटी सी तरकीब तो बड़ी काम की निकली। वाह, तभी तो भला हूँ मंजू का, जिसने मुझे ये नया रास्ता दिखाया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और मंजू को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, जिस सिलसिले में वो बात करने के लिए रेखा के पास जाती है, पर ग्राहकों की भीड़ की वजह से रेखा मंजू को देख नहीं पाती। अगले दिन भी मंजू जब रेखा के घर जाती है तो दोनों माँ बेटी अपने ठेले को लेकर घर से जा चुकी थी। ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है, पर मंजू रेखा से पैसे के लिए नहीं बोल पाती, जिस वजह से मंजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, रेखा को रास्ता मैंने दिखाया और जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो वो मुझे पीठ दिखा रही है। अब मैं बताऊंगी इसे कि जो इंसान ऊंचा उठा सकता है वही नीचे भी गिरा सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद में कमला की तबीयत खराब हो जाती है, उसे काफी तेज बुखार आता है। इस बीच रेखा को भी ठेला देखना था और अपनी माँ की तबीयत का भी ध्यान रखना था, और तभी मंजू का उसके घर पर आना होता है और रेखा बोलती है, मंजू अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तेरी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ बताओ ना, क्या हो गया? क्या तुम माँ का ख्याल रख सकती हो? मुझे ठेला लेकर जाना है, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। मैंने माँ को दवाई दे दी है, खाना भी खिला दिया है, बस तुम माँ के पास रहना। किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बुलाने आ जाना, मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सब कर दूंगी। मंजू की बात सुनकर रेखा अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है। कमला भी दवाई खाकर अब आराम से सो जाती है और मंजू इधर उधर घर में घूमने लगती है। तभी उसकी नजर ब्रेड ऑमलेट बनाने के सामान पर पड़ती है, जहाँ पर काफी सारे ब्रेड और अन्य सब्जियाँ और मसाले पड़े थे, जिन्हें देखकर मंजू बोलती है, सामान तो काफी सारा है, लगता है अच्छे पैसे कमा रही है। अगर मैंने सामान के साथ हेरा फेरी कर दी तो इससे मेरा तो खास फायदा होगा नहीं। बेटा मुझे अपने पैसे खर्च करके कोई बेकार सामान लाना होगा, फिर इस सामान को बदलना होगा। इतना सोचते हुए मंजू इधर से उधर देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक संदूक पर जाती है, जिस पर एक ताला लटक रहा था, जो कि ठीक से बंद नहीं था। मंजू संदूक के पास जाती है और ताला हटाकर जैसे ही संदूक खोलती है तो उसमें काफी सारे पैसे रखे हुए होते हैं। उन पैसों को देखकर मंजू का दिल ललचा जाता है और वो खुद से बोलती है, ये हुई ना बात, अब लगी है असली चीज मेरे हाथ। मेरी बताई तरकीब से माँ बेटी ने जितना पैसा कमाया है वो सारा का सारा यहाँ पर रखा है। इस कमाई पर तो मेरा हक है, ये सारी कमाई मेरी है। मंजू संदूक से सारे पैसे अपने दोनों हाथों में दबोच लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो बीमार कमला दरवाजे का सहारा लिए हुए उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। कमला को देखकर मंजू की होश उड़ जाती है और वो बोलती है, मैं तो बस देख रही थी, मैं चोरी नहीं कर रही थी। अरे बेटा, मेरी बेटी तो तुझ पर आंखें बंद करके यकीन करती है, इसीलिए तुझे मेरी देखभाल के लिए छोड़कर गई थी, और तू यहाँ ये सब कर रही है, हमारी मेहनत की कमाई को लूट कर ले जा रही है। झूठ बोल रही हैं आप और आपकी बेटी, ये तो बस दिखावा करती हो आप दोनों। इतने दिनों से मैंने आप लोगों के पास आकर आपसे पैसे मांगे क्योंकि मुझे मदद की जरूरत थी। आपकी बेटी तो पैसे लेकर लौटाना ही भूल गई, जबकि कितने पैसे हैं आप लोगों के पास, फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आई। बेटा तू बहुत गलत सोचती है। जितनी बार हम दिन में भगवान को धन्यवाद करते हैं, उतनी ही बार तेरा धन्यवाद करते हैं। पैसा जो तू ले जाकर चुरा रही है ना, ये पैसे रेखा ने इसीलिए जोड़ कर रखे हैं ताकि वो तुझे कोई अच्छा उपहार दे सके, साथ ही कर्जा भी चुका सके, क्योंकि तूने उसकी इतनी मदद की। लेकिन तू तो अलग ही ख्याल वाली निकली। कमला की बात सुनकर मंजू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो कमला से माफी मांगती है और सारे पैसों को उन्हीं जगह पर रख देती है और जल्दी से रेखा के पास उसकी ब्रेड ऑमलेट वाली ठेले पर जाती है और उसे गले लगाकर अपने मुंह से सारा सच बताती है। रेखा बिना किसी सवाल के मंजू को माफ कर देती है। गरीब ब्रेड ऑमलेट वाली का ठेला यूं ही चलता रहता है और लोगों को स्वाद देता जाता है। रामू बहुत ही सीधा साधा था। रामू की माँ सुरेखा उसे हर वक्त समझाती रहती थी कि ये दुनिया रामू जैसे भोले इंसानों के लिए नहीं बनी है। एक रोज रामू काम पर से उदास घर आता है। उसे देखकर उसकी माँ सुरेखा कहती है, अरे क्या बात है रामू, आज बड़ा उदास नजर आ रहा है,
मालिक ने ज्यादा काम करवा लिया है क्या? कुछ बताएगा भी क्या हुआ है? क्यों इतना उदास है? और तेरे हाथ पर ये कैसा निशान है? क्या हुआ है तेरे साथ? कुछ नहीं, बस यूं ही आज ज्यादा काम हो गया था ना, तो थोड़ा थक गया हूँ। अब तू अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगा है। मुझे बता कि तुझे हुआ क्या है, या फिर तेरे मालिक से जाकर पूछूं। माँ, आपको तो पता है मेरे मालिक ने मुझे पगार नहीं दी, और जैसे ही मैं खाने बैठा वैसे ही उसने मुझे मारा भी। उसकी इतनी हिम्मत! अभी जाकर मैं उसकी खबर लेती हूँ। जाने भी दो माँ, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। अभी शाम के लिए मुझे खाना भी बनाना है। आप कहीं नहीं जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं। इतना बोलने के बाद रामू अपनी माँ के लिए खाना बनाने चला जाता है। अब देर रात दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठते हैं, और जैसे ही सुरेखा खाना खाती है वैसे ही वो अपनी बेटी की तारीफों की पुल बांधते हुए कहती है, अरे क्या बात है रामू, भले ही तू मन से भोला भाला है, लेकिन तेरा खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरा तो मन कर रहा है एक कढ़ाई पनीर की दुकान खोल दूं तेरी। क्या कहता है तू? हाँ माँ, ये आइडिया भी बुरा नहीं है। वैसे भी मैं काम ढूंढ ही रहा हूँ। क्या कहती हो, क्या मैं कढ़ाई पनीर की दुकान खोल लूँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन सच में तू खाना अच्छा बनाता है, तो क्यों ना तू कढ़ाई पनीर की दुकान खोल ले, और मैं भी तेरी उस दुकान में तेरा साथ दूंगी। वैसे भी पूरे दिन घर पर ही तो बैठी रहती हूँ। अब सुरेखा अपनी बेटी रामू के साथ मिलकर एक कढ़ाई पनीर की रेहड़ी लगाती है, और पहले ही दिन इनका काम तो थोड़ा सा मंदा चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब लोगों को रामू के हाथों की कढ़ाई पनीर का स्वाद आता है, तो रामू की कढ़ाई पनीर की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन रामू की दुकान फेमस हो जाती है। अब दुकान पर पैसे लेने देने के लिए सुरेखा बैठा करती थी, और कढ़ाई पनीर बनाने के लिए रामू बैठा करता था। एक रोज सुरेखा अपनी बेटी को कहती है, थोड़ा सा ध्यान तो दुकान पर भी दिया कर कि कैसे लोग आते हैं, कैसे पैसों का हिसाब रखा जाता है, और कैसे लोग चालाकियों से हमें फंसाते हैं, ताकि तुझे आगे की जिंदगी जीने में आसानी हो। लेकिन माँ, मेरा तो आधा समय ही कढ़ाई पनीर बनाने में निकल जाता है, तो मैं गल्ले पर कैसे बैठूंगा? इसके लिए तुझे गल्ले पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगी कि दुनियादारी कैसे चलती है, कैसे लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं, और कैसे हमें उन लोगों से बचना चाहिए। अब सुरेखा बेशक गल्ले पर बैठकर कढ़ाई पनीर का हिसाब रखती थी, लेकिन वो अपनी बेटी रामू को भी दुनियादारी के तौर तरीके सिखा रही थी। एक रोज सुरेखा 5 मिनट के लिए सामने वाली दुकान पर पैसे छुट्टी करवाने जाती है। तभी एक आदमी रामू का कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ों से मारने लगता है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? माँ, मैंने इन भैया से कढ़ाई पनीर के पैसे मांगे तो इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझसे पैसे मांगेगा? मुझसे? मैं इस गांव के सेठ का बेटा हूँ, मुझे नहीं पहचानता? मेरे घर का नमक रोटी खाकर मुझे ही आंखें दिखाता है। पहले तो मेरे बेटे को छोड़ और दूर खड़ा हो। तेरे घर का नमक रोटी फ्री में तो नहीं खाता ना मेरा बेटा। उस नमक रोटी के बदले ना जाने तुम लोगों ने उसे कितना काम करवाया है। मारा पीटा अलग है। अम्मा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रामू से बात कर रहा हूँ। आप बीच में ना बोलो। क्यों ना बोलूं बीच में? वो मेरा बेटा है, और तू होता कौन है उसे मारने वाला? अभी के अभी कढ़ाई पनीर के पैसे दे और यहाँ से निकल। तुम जैसे लोग ही फ्री का खाना खाने आते हैं। मैं किसी का फ्री का नहीं खाता। मेरा बाप इस गांव का सेठ है, सेठ। शायद तू मेरे बाप को पहचानती नहीं होगी। अगर तेरा बाप यहाँ का सेठ है तो मैं इस दुकान की सेठानी हूँ, समझा? अब पैसे दे और निकल यहाँ से। अब वो आदमी सुरेखा के इस कड़क स्वभाव से रामू की कढ़ाई पनीर के पैसे उसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। रामू भी अपनी माँ की बातों को गौर से सुनकर समझ रहा होता है। माँ, आपने बहुत अच्छा बोला। अगर आप नहीं होती तो शायद वो मेरे कढ़ाई पनीर के पैसे कभी नहीं देकर जाता। इसीलिए तो कहती हूँ कि दुनियादारी ऐसे ही नहीं चलती। जैसे लोग, हमें भी उनके साथ वैसा ही बनना पड़ता है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। रामू अपनी माँ के साथ दुकान पर रहती रहती अपनी माँ के द्वारा सिखाई हुई बातों को ध्यान देता था। एक रोज एक चोर आदमी रामू की दुकान पर आता है। अरे, कोई दुकान पर है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
एक प्लेट कढ़ाई पनीर मिलेगा क्या? अभी लगाता हूँ भाई साहब, आप बैठिए तो सही। अब जैसे ही रामू उसे कढ़ाई पनीर निकाल कर देता है, वैसे ही वो इधर उधर देख रहा होता है और रामू अकेले ही दुकान संभाल रहा था। ग्राहक की दुकान पर भीड़ लगी होती है और जैसे ही वो आदमी उस प्लेट को उठाकर जाने की कोशिश करता है, रामू उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ भाई साहब, मेरी मेहनत के पैसे तो देते जाओ। लग तो अच्छे वाले घर के रहे हो, लेकिन ये चोरों वाली हरकतें अच्छी नहीं है। अच्छा, आपके पैसे देना भूल गया मैं, अभी देता हूँ। अब रामू धीरे धीरे ही सही लेकिन होशियार हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ काफी बीमार भी रहने लगी थी। और कभी कभी जब रामू की माँ सुरेखा दुकान पर नहीं होती तो रामू अपनी दुकान संभाल लिया करता था, लेकिन उसकी माँ को हमेशा उसी की चिंता सताती रहती थी। अरे क्या बात है सुरेखा, आज दुकान पर नहीं गई क्या? अपने रामू बेटे को अकेली दुकान पर छोड़ रखा है, कहीं तेरी कढ़ाई पनीर की दुकान बंद ना करवा दे। अरे कमला, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा अब होशियार हो गया है, मेरे ना रहने पर भी वो दुकान का अच्छा ध्यान रखता है। चलो ये भी अच्छी बात है। वैसे इससे मिल, ये है मेरे भाई की लड़की, कुछ दिन के लिए मेरे घर पर रहने आई है। मोना बेटा, सुरेखा आंटी को नमस्ते करो, बड़ी ही अच्छी और सुंदर बच्ची है। वैसे क्यों बुलाया है इसे यहाँ? अरे तुझे तो पता है सुरेखा, खुद ही खाना बनाना और खाना होता है, इसीलिए सोचा कि कुछ दिनों के लिए इसे बुला लो, ये भी घूम लेगी और मेरा भी मन लग जाएगा। अब सुरेखा के यहाँ मोना का आना जाना लगा रहता है। मोना सुरेखा को तो पसंद थी ही, जिस वजह से वो मोना को रामू से मिलवाने का जुगाड़ करने लगती है और कोई न कोई बहाना ढूंढकर मोना को रामू के पास कढ़ाई पनीर की रेहड़ी पर भेजती रहती है। आज फिर माँ ने तुझे मेरा दिमाग खाने के लिए भेज दिया है। वैसे ही पहले से काम ज्यादा है, अब पता क्या लेने आई है यहाँ? माँ ने कुछ भेजा है क्या? नहीं, सुरेखा आंटी ने तो कुछ भी नहीं बोला, वो तो बस आपको देखने चली आई। आज गर्मी ज्यादा हो रही है ना? तो तू क्या चाहती है कि मैं तेरा पंखा बन जाऊं? जब तुझे पता है गर्मी ज्यादा हो रही है तो चुप करके घर क्यों नहीं बैठती? जी आपको देखे बगैर मेरा दिन नहीं जाता, इसीलिए चली आई। अब यहाँ से जाती है या कमला आंटी को बुलाऊं? अरे आप तो खामखा नाराज हो गए, चलिए मुझे एक प्लेट कढ़ाई पनीर ही खिला दीजिए। अब मोना कढ़ाई पनीर खाने के बाद, थोड़ा और दीजिए ना। ए जी, सुन नहीं रही हैं क्या? थोड़ा और दीजिए ना। जाती है कि नहीं यहाँ से? तब से 3 बार मांग कर खा चुकी है, चुपचाप घर जा। रामू और मोना की ये प्यारी सी नोक-झोंक दूर से कमला और सुरेखा देख रही होती है। सुरेखा को मोना बहुत पसंद आ जाती है। अब लगी हाथ कमला और सुरेखा दोनों की शादी करवाने की प्लानिंग कर लेते हैं। तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, तो उम्मीद करती हूँ तू उसे मना नहीं करेगा। लड़की भी बहुत अच्छी है और तू भी उसे जानता है। माँ, अगर आप पड़ोस वाली आंटी कमला की भतीजी मोना की बात कर रहे हो तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लगता है मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है। अब तू मान या मत मान, लेकिन तेरी शादी तो मैं मोना से ही करूंगी। सैया जी मान जाइए ना, जब माँ जी इतना कह ही रही है। अब कढ़ाई पनीर बेचने वाला रामू शादी के बंधन में मोना के साथ बन जाता है और धीरे धीरे लोगों के साथ रहने के तौर तरीके भी अच्छे से समझ लेता है।